1600 की इब्तिदा में इंग्लैंड नए तिजारती राहें और कारोबारी मौके तलाश कर रहा था। उस वक्त मुल्क अमीर होने के लिए तिजारत का सहारा लिया करते थे। बहुत से यूरोपीय मुल्क पहले ही से एशिया से कीमती चीजें जैसे कि मसाले, रेशम और चाय खरीद कर अपने मुल्क ले जा रहे थे। इंग्लैंड ने भी इस दौर में शामिल होने का फैसला किया। 1600 में मलका एलिजाबेथ ने एक इजाजतनामा जारी किया जिसके जरिए ताजिर एशिया आकर तिजारत कर सकते थे। ये ताजिर एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनाते हैं। अगरचे ये कंपनी प्राइवेट थी लेकिन इसको इंग्लैंड हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। शुरू में कंपनी का मकसद सिर्फ तिजारत करना था। वो हिंदुस्तान से मसाले, रेशम, कपास और दूसरी कीमती चीजें खरीद कर इंग्लैंड में बेचते थे। 1601 में कैप्टन जेम्स लैंकास्टर की लीडरशिप में पहला जहाज पहुंचा और कीमती मसाले लेकर कामयाबी से वापस गया। 1612 तक कंपनी ने भारत के साहली इलाकों में छोटे तिजारती मराकज, जिन्हें उस वक्त फैक्ट्रियां कहा जाता था, उनको तमीर करना शुरू कर दिया। पहली फैक्ट्री भारत के वेस्ट में मौजूद शहर सूरत में बनाई गई। उस वक्त कंपनी ने वहां के मकामी हुक्मरानों से मुआहदे करके अमन के साथ तिजारत जारी रखी और टैक्स भी दिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वो वाहिद ग्रोह नहीं था जो भारत में तिजारत कर रहा था। यहाँ पर पुर्तगाली, फ्रांसीसी और दूसरे ग्रोह भी तिजारत कर रहे थे। इस लिहाज से इनका मुकाबला बढ़ गया और सब एक दूसरे से बेहतर तिजारती मुआहदे हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। 1615 में कंपनी ने सर थॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। इन्होंने मुगल बादशाह से खास तिजारती हकूक और इजाज़त हासिल की, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ मजीद फैक्ट्रियाँ बनाई और चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में भी तिजारत शुरू कर दी। इब्तिदा में कंपनी सिर्फ तिजारत कर रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसने सियासत में मुदाखलत करना शुरू कर दी। 1700 के बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और मुकामी हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे। कंपनी ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया और अपनी फौज भर्ती करना शुरू की, क्योंकि वो सिर्फ तिजारत नहीं चाहते थे बल्कि इस सब पर अपना कंट्रोल चाहते थे। शुरू में कंपनी ने पैसे और मुआहदों के जरिए से कंट्रोल हासिल किया। इसके साथ साथ वो हुक्मरानों को रिश्वत और कीमती तोहफे देते ताकि अपने मुताबिक तिजारती सरगर्मियां कर सकें। इन्होंने ऐसे मादे भी किए जिनके जरिए वो कुछ इलाकों में टैक्स हासिल कर सकते थे। इस सब से कंपनी बहुत अमीर होना शुरू हो गई। कंपनी ने अपनी फौज में इजाफा किया और सियासत में दखल अंदाजी जारी रखी। जब भी दो हुक्मरान आपस में लड़ते, कंपनी एक हुक्मरान की हमायत करती और बदले में जमीन और तिजारत का कंट्रोल मांगती। इस दौर का एक अहम वाकया प्लासी की जंग है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कंपनी की बढ़ती हुई ताकत से नाखुश थे। 1757 में नवाब ने कलकत्ता में कंपनी के किला पर हमला कर दिया। कंपनी जिसकी क़ियादत रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, इसने नवाब के कुछ कमांडरों को रिश्वत दी, जिससे सिपाहियों ने लड़ने से इनकार कर दिया और अंग्रेज ये जंग आसानी से जीत गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की कामयाबी हालात को मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब उनका सूबा बंगाल में मुकम्मल कंट्रोल था, जो इंडिया का सबसे अमीर सूबा था। इस इलाके से जो टैक्स वसूल होता, इससे वो फौज में मजीद बढ़ती करते और मजीद इलाकों पर कब्जा करते। 1764 में कंपनी एक और अहम जंग, बक्सर की जंग जीत जाती है, जिससे वो बंगाल के साथ साथ बहार और अरेसा पर भी कंट्रोल हासिल कर लेती है। इसी के साथ साथ इन इलाकों से टैक्स वसूल होना शुरू हुआ। यूं अब कंपनी मुगल बादशाहों से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। कंपनी की हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम के लिए अच्छी नहीं थी। वो सिर्फ पैसा और प्रॉफिट में दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने किसानों को गजाई और खाने की फसलें उगाने की बजाय ज्यादा प्रॉफिट वाली फसलें उगाने पर मजबूर किया, जैसे कि चाय और कपास वगैरह। इसकी वजह से कहत पड़ा और लाखों लोग भूख से मर गए। सबसे बदतरीन कहत 1770 में बंगाल में आया, जहां 10 मिलियन से ज्यादा लोग भूख से मरे। कंपनी ने इनकी मदद के लिए कुछ न किया। इस दौरान कंपनी में करप्शन बढ़ चुकी थी। कंपनी के अफसर रिश्वत और ज्यादा टैक्सों के जरिए पैसा कमाते थे। इंग्लैंड हुकूमत को खतरा था कि कंपनी कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, इसलिए इन्होंने बंगाल में गवर्नर को पूरे हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया। अब कंपनी इंग्लैंड हुकूमत की सरबराही में थी और इनका अगला मकसद पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करना था। इसके लिए बड़ा मसला मराठा सल्तनत थी। इसी सल्तनत ने मुगल बादशाहों को शिकस्त दी थी और इसके बाद बहुत ताकतवर हो गई थी। इसके लिए कंपनी ने 3 जंगें लड़ी और आखिरकार मराठों को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब हुई। कंपनी का एक और अहम दुश्मन टीपू सुल्तान था, जो जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर का हुक्मरान था।
टीपू सुल्तान बहादुर लीडर था और अंग्रेज हुकूमत का सख्त मुखालिफ था। अंग्रेजों ने 3 बार जंग की मगर वो कामयाब ना हुए। चौथे हमले में अंग्रेजों ने कुछ वजीरों को खरीद लिया और कामयाब हो गए। टीपू सुल्तान 1799 में अपने दारुल हुकूमत की हिफाजत करते हुए मारा गया, जिसके बाद अंग्रेज तमाम मसूर पर काबिज हो गए। 1850 तक अंग्रेज तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे। इन्होंने मुख्तलिफ तब्दीलियां भी मुतारिफ करवाईं, जिनमें रेलवे, सड़कें, अंग्रेजी तालीम, नए कानून, मुआशी तब्दीलियां वगैरह नुमायां थी। लेकिन ये सब तब्दीलियां अवाम से ज़्यादा अंग्रेज हुकूमत ने अपने फ़ायदे की खातिर रखी थी। हिंदुस्तानी अवाम इस हुकूमत से नाखुश थे। रिश्वत और लूट मार का निज़ाम था। ऐसे हालात में 1857 में इस हुकूमत के खिलाफ पहली बगावत हुई, लेकिन 1858 तक इस बगावत को सख्ती से कुचल दिया गया। हुकूमत ने हज़ारों बागियों को फांसी दी और हिंदुस्तानी शहरियों को सजा दी। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ को जला दिया गया और कई गांव तबाह कर दिए गए। बगावत के बाद इंग्लैंड हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और हिंदुस्तान की हुकूमत का बराह रास्त कंट्रोल अपने हाथ ले लिया। इंग्लैंड हुकूमत ने वादा किया कि वो हिंदुस्तानी मज़ाहिब और इसकी रवायात में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी अवाम हुकूमत से खुश न थी। दिन ब दिन तहरीकें बढ़ने लगीं और एक और बगावत के असरात नुमायां होने लगे। अंग्रेज़ों ने इसका हल तकसीम निकाला। तकसीम करो और हुकूमत करो। 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिंदू अक्सरियत थी जबकि दूसरा मुस्लिम अक्सरियत थी। अंग्रेज़ों को यकीन था कि इस तकसीम से हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा होगा, जिससे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद ना हो सकेंगे, लेकिन ये प्लान कामयाब ना हुआ। तकसीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने तहरीक चलाई। आखिरकार 1911 में अंग्रेज़ हुकूमत ने लाचार होकर तकसीम का फैसला वापस ले लिया और इसके बाद हिंदुस्तान आज़ादी की राह पर गामज़न हो गया। दिन ब दिन मज़ाहमत बढ़ने लगी, तहरीकें मज़ीद ताकतवर होने लगीं। अब अवाम अपने हकूक़ से आगाह हो चुकी थी। मुसलसल तहरीकों और कोशिशों के बाद बिलाकर 1947 में हिंदुस्तान 2 रियासतों पाकिस्तान और भारत के तौर पर आज़ाद होता है। तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, जिसमें लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख हिजरत करने पर मजबूर हुए। ये तहरीक की सबसे बड़ी हिजरत थी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। यूं ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक तजारती गिरोह के तौर पर आती है, मगर वो यहाँ काबिज होकर यहाँ की अशिया और असासे लूट कर इसको नुकसान पहुंचाती है। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ गए, मगर आज भी उनके असरात हमारे माशरे और सियासत में दिखाई देते हैं।